नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड में बुक चला करती है फंक्शनल मैनेजमेंट अर्थात क्रियात्मक प्रबंध। पेपर फर्स्ट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसका ये फर्स्ट पेपर होता है BA-DM का। तो आज हम इसके टॉपिक पढ़ रहे थे, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। तो हमने एक टॉपिक लिया था, उस टॉपिक का नाम है चयन। तो भर्ती चयन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके आगे का पॉइंट आएगा हमारे पास चयन में ध्यान रखने की बातें, अर्थात अगर कोई भी संस्था किसी भी प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उनकी भर्ती करती है या उनको चुनती है, उनका चयन करती है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बातों को नजरअंदाज कर देते हो तो ये आपकी संस्था के लिए काफी खराब हो सकता है। तो हमें इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति या चयन करना है। तो बातें कौन कौन सी है तो एक बार देखेंगे। तो चयन करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उन बातों को दो भागों में बांटा गया है। देखेंगे विद्यार्थियों, दो बातें कौन सी है। पहली है प्रार्थी संबंधी बातें। प्रार्थी अर्थात जिनको हम चुनने वाले हैं, जो व्यक्ति भविष्य में यहाँ पर काम करने वाले हैं, जिनकी हम भर्ती करेंगे, तो उनसे संबंधित बातें जो होती है उनको हमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे लिखी हुई है हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। दूसरा भाग है इसका, दूसरा पार्ट है इसका विद्यार्थियों, नीति संबंधी बातें। अर्थात एक संस्था में विभिन्न प्रकार की नीति योजनाएं बनती है। किसी न हर संस्था का किसी न किसी प्रकार का एक लक्ष्य होता है। क्या वो प्रार्थी हमारे इस संस्था के लक्ष्य में अपना योगदान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? क्या वो अपनी अभिरुचि के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या हमारी कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? तो अगर शॉर्ट रूप से कहा जाए तो यहाँ पर जो चयन में ध्यान रखने की बातें जो है उसमें पहला आता है प्रार्थी संबंधी बातें, अर्थात उसमें व्यक्तिगत गुण कितने हैं। प्रार्थी संबंधी बातों का मतलब यह होता है कि व्यक्तिगत गुण कितने हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है नीति संबंधी बातें, इसमें यह देखा जाता है कि जिस प्रार्थी को हम चुन रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम संस्था में कार्य करने के लिए हम उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, वो संस्था के लिए कितना लाभदायक होगा, वो संस्था में कितना काम कर पाएगा। तो इसके बारे में विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी एक बार देखेंगे। तो हम इस पूरा जो दो पार्ट है, इन दो पार्ट को एक ही वीडियो में नहीं बना सकते हैं, तो हमने इसके अलग अलग पार्ट बनाए हैं। तो हम केवल पहले इसको लेंगे, प्रार्थी संबंधी बातों को लेंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हो, अर्थात किसी प्रार्थी को आप चयन कर रहे हो, तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों हमारा पहला कहता है कि कार्य के प्रति अभिरुचि, अर्थात ये पॉइंट कह रहा है कि जिस प्रार्थी को आप चुन रहे हो, वो प्रार्थी जो आपकी संस्था में काम हो रहा है उसके प्रति उसकी अभिरुचि कितनी है, अर्थात उसकी इच्छा कितनी है आपकी संस्था में कार्य करने की। ये सबसे पहले हमें देखना होगा। देखिए विद्यार्थियों कि अगर कोई व्यक्ति है वो बढ़िया शिक्षित है, अच्छा अनुभवशील व्यक्ति है, पूरे विश्व भर में उसकी ख्याति है, परंतु आपके संस्था में वो अभिरुचि नहीं रखता, काम में अभिरुचि नहीं रखता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति की आप नियुक्ति करते हो तो आपकी संस्था का विकास नहीं हो पाएगा, आपकी संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। हो सकता है ख्याति की वजह से थोड़ा विकास हो जाए, लेकिन पूरा 100% नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी किसी प्रार्थी को या किसी व्यक्ति को अपनी संस्था में कार्य के लिए चुने, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस व्यक्ति की हमारी संस्था के प्रति अभिरुचि क्या है।
एक व्यक्ति वो होता है जो मजबूरी से कार्य करता है, जो केवल मजबूरी के कारण कार्य करता है। सुबह से शाम काम किया, घर पे चला जाता है, फिर दूसरा नाता है सुबह से शाम काम किया और घर पे चला जाता है, क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता है इसलिए कर रहा है। एक व्यक्ति वो होता है जिसको पैसों की तो आवश्यकता है ही, परंतु काम करने में इसको इंटरेस्ट होता है, मजा आता है काम करने में। अगर इस व्यक्ति को आप चुनते हो तो मन लगा के काम करेगा और अच्छा काम करेगा, अभिरुचि के साथ काम करेगा। इसलिए हमें व्यक्ति की रुचि के अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा हमारा पॉइंट आता है पर्याप्त शिक्षा। यहाँ पर पर्याप्त शिक्षा का मतलब उसकी आधारभूत शिक्षा से ही नहीं है, उसमें आधारभूत शिक्षा तो होनी चाहिए, परंतु जो कार्य हम इसको दे रहे हैं उसकी भी वो नॉलेज रखता हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक डॉक्टर है, मैं उसे कह दूं कि भले वो डॉक्टर है, अगर मैं उसको अकाउंटिंग का काम दे दूंगा तो क्या वो कर लेंगे क्या? या किसी सीए है उसे मैं डॉक्टरेट का काम दे दूं, डॉक्टर को उसको अगर पदवी पे बिठा दिया जाए तो काम कर लेगा क्या? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधारभूत शिक्षाएं जो उनकी, डॉक्टर ने मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई की है, वो सीए है उसने अकाउंटिंग क्षेत्र में पढ़ाई की है। तो यहाँ पर जिस कार्य के लिए हम प्रार्थी को चुन रहे हैं, उस प्रार्थी से हम संस्था में जो कार्य करवाने वाले हैं उसकी शिक्षा अर्थात पर्याप्त शिक्षा भी उसके पास होनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़्यादा हो यह आवश्यक नहीं है, केवल कम से कम इतनी शिक्षा तो होनी चाहिए ताकि वो हमारी संस्था में कार्य कर सके। ठीक है विद्यार्थियों। देखो पूरा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है, पूरा ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, सिवाय भगवान के सिवाय किसी के पास पूरा ज्ञान है ही नहीं। तो हमें केवल इतना देखना है कि ये जो व्यक्ति जो है हमारी संस्था के लिए कार्य करता है उसकी आधारभूत शिक्षा क्या है, क्या वो इतना शिक्षित है क्या कि हमारी संस्था में कार्य कर सके, बस इतना देखना है। ज़्यादा उसकी महानता का बखान नहीं करना है, ज़्यादा उसकी शिक्षा पे इतना ज़्यादा जोर भी नहीं डालना है। आपकी संस्था में जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उतनी है या नहीं, बस इतना चेक करना है। ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखना है प्रकृति। अब उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, भले शिक्षा अच्छी हो, अनुभवशील व्यक्ति हो, अभिरुचि हो, लेकिन झगड़ालू व्यक्ति हो, लेट आने वाला व्यक्ति हो, एक दूसरे की बुराई करने वाले व्यक्ति हो, तो क्या आपकी संस्था विकास कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि उसकी व्यक्ति की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, मीठा और स्वस्थ बोलने वाला होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति हमें संस्था के अंदर चाहिए। हमें चयन करते हैं कि नहीं व्यक्तियों को चयन करते हैं तो हमें ऐसे व्यक्तियों को लेके आना है जिसे देखकर लोग स्वतः ही अभिप्रेरित हो, वो मिलनसार हो, सभी डिपार्टमेंट में अपना सहयोग देता हो। तो ऐसे व्यक्ति हमें देखने चाहिए। चौथा था व्यक्ति चरित्र। देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, स्वस्थ चरित्र है, उसकी ख्याति है, तो लोग उससे प्रभावित होंगे। ठीक है विद्यार्थियों। तो व्यक्ति का जो प्रार्थी होगा उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? अच्छा चरित्र होना चाहिए। अगला आता है विद्यार्थियों के पास आयु। अब आप सोच रहे होंगे कि चयन में आयु का क्या रोल है। बहुत ही अच्छा रोल है विद्यार्थियों और जरूरी भी है। देखेंगे एक बार, मैं ये नहीं कहता कि आयु का जो है कोई रोल ही नहीं है, एक बार इसको समझ लेंगे एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जो संस्था होती है उनमें दो प्रकार के काम होते हैं, दो प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो जवान व्यक्ति हो जो भाग के काम कर सके, जो तत्काल काम कर सके, पूरी स्फूर्ति के साथ कार्य कर सके, और कुछ व्यक्ति हमें कुछ ज़्यादा आयु वाले भी चाहिए। ज़्यादा आयु का तो केवल आयु से ज़्यादा ना हो, उम्र से ज़्यादा ना हो, उनका अनुभव भी अच्छा होना चाहिए। वो कार्य के प्रकृति को जानते हो, किसी कार्य को कैसे करना वो सारा सब कुछ जानते हो, प्रशिक्षित व्यक्ति हो, अनुभवशील व्यक्ति हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ वाले प्रार्थियों का चयन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आयु के व्यक्तियों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आयु के व्यक्ति जो होंगे वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे,
पूरी एनर्जी के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थी, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा आयु के व्यक्ति संस्था में होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी कार्य को करने का देसी तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, उनको पहले पता होती है, क्योंकि उन्होंने पहले कर चुके होते हैं वो। ठीक है, जैसे एक परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग का हाथ होना जरूरी होता है, भले वो व्यक्ति कुछ ना करे, हमारे दादाजी या दादी कुछ नहीं करते हो, घर के अंदर बैठ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनका होना आवश्यक है, क्योंकि उनसे व्यक्तियों में डर रहता है, हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद बना रहता है। उसी प्रकार से एक संस्था के अंदर जिस आयु वर्ग की व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उन्हीं प्रार्थियों को हमें भर्ती करना चाहिए, उन्हीं का चयन करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति जवान है, युवावस्था में है, अच्छा कार्य अनुभव व्यक्ति है, अच्छा शिक्षित व्यक्ति है, कार्य के प्रति रुचि भी अच्छी है, परंतु महीने में 20 दिन बीमार रहता है, तो क्या आपकी संस्था आगे बढ़ पाएगी? क्या नहीं बढ़ पाएगी ना। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि अगर अस्वस्थ व्यक्ति को ढूंढते हो या उसका चयन करते हो, तो कार्य से ज़्यादा वो छुट्टी करेगा। अब कई विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहा होगा, छुट्टी करेगा तो पैसे काट लेंगे। अरे विद्यार्थियों, मान लो कि उसने महीने में 15 दिन की छुट्टी कर ली, तो 15 दिन के हिसाब से अगर देखते हैं हम कि 400 रुपये अगर आपको पर डे भी दे रहे हो, तो 15 चौक 60, अर्थात 6,000 का नुकसान होगा। उस प्रार्थी का कितने का नुकसान होगा? 6,000 का नुकसान होगा। परंतु 15 दिन आपका व्यवसाय नहीं चलेगा, आपकी कम इनकम होगी, आपका प्रोडक्शन कम होगा, मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा, तो दूसरा जो संस्था है वो अपनी मार्केट में क्या कर लेगा? अपनी जगह बना लेगा। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति है एक सेल्समैन जो है, वो अगर मान लो कि 1,000 रुपये डेली का माल अगर बेचता है या हमें प्रॉफिट देता है कंपनी को, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो 15 दिन में संस्था को 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। चलो ठीक है, 6,000 रुपये उसके काट देते हैं हम। पहले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। प्रॉफिट तो एक काम नहीं करेगा तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो सीधा यहाँ पर 15,000 रुपये का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें पहले से ध्यान में रखना है कि आप जिन व्यक्ति को भर्ती कर रहे हो, तो पहले कार्य को देखना है कि कार्य किस प्रकृति का है। क्या युवा के लिए कार्य है, या क्या अधेड़ के लिए कार्य है, या वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो भी इस कार्य को कर सकते हैं क्या? तो भी ये पहले देखना है। अगर युवा है, अगर आपकी कंपनी में मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, या भाग दौड़ का काम है, तो हमें युवा व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर युवा व्यक्तियों को चयन करना है। जब मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जब मैनेजमेंट करने की बात आती है, तो अधेड़ व्यक्तियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। परंतु कार्य अनुभव की बात आती है, मीटिंग अटेंड करने की बात आती है, किसी को समझाने की बात आती है, टेक्निक की बात आती है, तो हमें वृद्ध व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी व्यक्ति को किस प्रकार से तैयार करना है, उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से देना है, उनको सब पता होता है। इसलिए हमें इस टॉपिक पर अत्यधिक ध्यान देना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अनुभव। हम इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों कि जिस प्रार्थी को आप चयन कर रहे हो उसका अनुभव क्या है, ये हमें देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर उसको पहले से आपके संस्था में होने वाले कार्य का अगर अनुभव है, तो आपको उसे प्रशिक्षण नहीं देना पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा, आपकी पूंजी बचेगी, प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें केवल अनुभव पर टिकी हुई है। जिस प्रार्थी को आप भर्ती करना चाहते हो, वहाँ पर हमें अनुभव जो है वो भी उनका देख लेना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते पारिवारिक स्थिति। ये अच्छी चीज़ है। पारिवारिक जो स्थिति होती है, यहाँ पर जो पारिवारिक स्थिति होगी विद्यार्थियों कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका आप चयन कर रहे हो, उसकी फैमिली बड़ी है, स्टैंडर्ड फैमिली है, खर्चा ज़्यादा है और आमदनी आप उसको कम दे रहे हो, सैलरी अगर आप उसको कम दे रहे हो, जैसे प्रार्थी का आप चयन कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपकी संस्था में पूरे मन के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। वो अलग अलग जगह भी कार्य करने का प्रयास करेगा।
वो क्यों प्रयास करेगा विद्यार्थी? वो इसीलिए प्रयास करेगा क्योंकि वो अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो जब भी आप किसी प्रार्थी का चयन करें तो परिवार में सदस्यों की संख्या देखें, उनके खर्चे को ध्यान में रखें, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है इनको ध्यान में रखें, व्यक्तियों की आदतें क्या है इनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। कई प्रकार के देश ऐसे विद्यार्थियों जो किसी व्यक्ति का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी वाइफ को साथ में बुलाते हैं। वाइफ को इसलिए साथ में बुलाते हैं, वाइफ को बुलाने से, उनकी पत्नी को बुलाने से उनके घर की स्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग को सैलरी दी जाती है, या ये भी डिसाइड किया जाता है कि इस प्रार्थी को हमें नौकरी पे रखना है या नहीं रखना है। तो परिवार का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन के साथ अगर आपसे काम करवाना चाहते हो तो आपको उसके परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और चरित्र भी आपको पता लग जाएगा। अगर समाज में रिसर्च करोगे, उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करोगे, वो व्यक्ति कैसा है, तो उसके चरित्र के बारे में आपको पूर्ण पता लग सकता है। लास्ट विद्यार्थियों, अच्छी आदतें, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि एक प्रार्थी में ये गुण अत्यंत आवश्यक होना, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, बोलने वाला का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, चरित्र तो अच्छा होना चाहिए, प्रकृति तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो किसी के बारे में गलत ना सोचे, संस्था के विकास के बारे में सोचे, संस्था के नुकसान जहाँ पे हो रहा है उसको कंट्रोल करे, ऐसा समझे कि वो जो संस्था जिस संस्था में वो काम कर रहा है वो संस्था मेरी स्वयं की संस्था है, इस प्रकार से समझकर वो कार्य करे। उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, जल्दी उठने वाला होना चाहिए, समय पर ऑफिस आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ले दे के बाद इतनी चाहिए कि उसकी सारी आदतें जो होगी उस संस्था के प्रति अच्छी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का अगर आप चयन करते हो तो हमें हमारी संस्था जो होगी उसका विकास संभव होगा ही होगा। तो विद्यार्थी देखते हैं, एक बार फिर से देख लें, चयन में ध्यान देने की बातें, दो प्रकार के ध्यान देने की बातें। पहला है प्रार्थी संबंधी बातें, दूसरा है नीति संबंधी बातें हैं। हमने इस वीडियो में प्रार्थी संबंधी बातें पढ़ी है, नीति संबंधी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।